गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में 20 मई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आप लोगों का जो भी डाउट होता है आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो द हिंदू से 10 टॉपिक्स और पीआईबी से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टैक्स हेवंस के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। जीएसटी काउंसिल को लेकर डिस्कशन करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइप की फिश के बारे में जानेंगे। देन एल्डर लाइन क्या है, देन संवेदना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मैग्नेटोमीटर क्या है, एंड आईजीएनसीए को लेकर भी एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स जो हैं अभी लेकर आई गई हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, इसको डिस्कस करते हुए हम फाइनली हेलोक्लास्टी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और अगर आप चाहें अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देने के लिए क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज़ के अंदर एनरोल कर सकते हैं, सो दैट 2 घंटे डेली देकर आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर हो सके। आज एक बार जो अपना टारगेट है वो जल्दी से यहाँ पर सेट करें। जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। 6 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर पाते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन, आप सेफ जोन में आ जाएंगे। लेकिन अगर 6 से कम आपका स्कोर रहता है देन यू विल बी इन द डेंजर जोन, आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। तो कोशिश करिएगा यहाँ पर टारगेट को सेट करने की, 6 या 6 से ऊपर ही टारगेट को सेट करिएगा और फिर उसे अचीव करने की भी कोशिश करिएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल। क्योंकि वहां पर भी अगर 120 प्लस स्कोर चाहता है आपका, देन डेफिनेटली आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। आप मेंस की तैयारी बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टैक्स हेवन। नाउ, अब टैक्स हेवन के बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? इफ़ यू रिमेंबर, कल शाम को जो हमारा द हिंदू एनालिसिस हमने किया था उसके अंदर मैंने आपको श्रीलंका की एक न्यूज़ बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि कोलंबो पोर्ट सिटी जो है उसको डेवलप किया जा रहा है और ये डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है। दिस वाज द 19 मई का जो शाम को द हिंदू का एनालिसिस किया था और वहाँ पे मैंने चाइना और श्रीलंका का इस पूरे इशू के बारे में डिस्कशन किया था। वहीं से ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। नाउ टैक्स हेवन जो है, 3 स्टेटमेंट इसको लेकर दे रखी है और आपको 1 बाय 1 देखना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ऐसी है जो गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है टैक्स हेवन कैन नॉट बी कन्फाइंड टू अ रीजन ऑफ द कंट्री। तो जो टैक्स हेवन होते हैं वो किसी कंट्री के एक रीजन तक लिमिट नहीं कर सकते हैं। केमन आइलैंड्स, मॉरिशस, बहामास, ये कुछ टैक्स हेवंस के एग्जाम्पल हैं। इट ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ हाई टैक्स लाइबिलिटी। सोचिए, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा। फिर हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर भी। रिसेंटली श्रीलंका की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने जो चाइनीज गवर्नमेंट वहाँ पर पूरा चाइनीज कोलंबो पोर्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर आई है, उसके अंदर क्लियरेंस जो है वो श्रीलंका की जो कोर्ट है उसके द्वारा दी गई है। पहले कुछ पिटिशंस फाइल करी गई थी जिसमें कहा गया था कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को नहीं एग्जीक्यूट करने देना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये टैक्स हेवन के रूप में जो आपकी कोलंबो पोर्ट सिटी है उसको तब्दील कर सकता है। इंडिया की भी इसके ऊपर नजर थी, इवन काफी सारी वेस्टर्न पावर की भी इसके ऊपर नजर थी कि जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है वो लॉन्ग टर्म में श्रीलंका जो है उसको नुकसान पहुंचा सकता है और डेफिनेटली आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये कोलंबो पोर्ट सिटी को एक टैक्स हेवन के रूप में तब्दील कर देगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। टैक्स हेवंस आर एरियाज जो कि काफी कम और नो टैक्स की जो फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो या तो यहाँ पर टैक्स होता ही नहीं है या बहुत कम टैक्स होता है। तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ हाई टैक्स लाइबिलिटी, हाई टैक्स लाइबिलिटी के तो एडवांटेज तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज दैट विल बी द डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे तीसरी जो स्टेटमेंट आपके वो इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने पैसे को क्यों लेके जाते हैं, अपने पैसे को क्यों सेव करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और अगर लगेगा भी तो वो काफी कम होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद पहली स्टेटमेंट के ऊपर। क्या इसे एक पर्टिकुलर कंट्री के रीजन तक कन्फाइन नहीं किया जा सकता? देखिए, यूजुअली टैक्स हेवंस जो है दे आर ऑफशोर कंट्रीज, बट इट कैन सो हैपन दैट अ कंट्री विद अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फंक्शनल टैक्सेशन सिस्टम वो अपनी पूरी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन जो है उसको क्या कर दे, उसको टैक्स हेवन के रूप में तब्दील कर दे। मतलब उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर टैक्स या तो कम लगेगा या लगेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों किया जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, खासतौर पे जो ब्लैक मनी होती है वो भी इनको यहाँ पर पार्क करी जाती है और काफी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके अंदर देखने को मिलती है। अब श्रीलंका के अंदर भी जो सिटी है, जो कोलंबो पोर्ट सिटी है, उसको टैक्स हेवन के रूप में तब्दील किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली श्रीलंका को लग रहा है कि काफी ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर उसके रिलेशनशिप जो है बाकी सारी कंट्री से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे इट कैन नॉट बी कन्फाइंड, नो इट कैन बी कन्फाइंड टू अ रीजन ऑफ अ कंट्री। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कंट्री के अंदर एक अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर,
टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये एग्जम्पशन जो है वो दे दिया गया है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास, तो बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में पहली और तीसरी को एलिमिनेट कर देते हैं तो बचा हुआ सेकंड ऑप्शन तो आपको मार्क करेक्ट करना ही पड़ेगा। सो इट मींस केमन आइलैंड हो गया, मॉरिशस, बहामास जो है, ये कुछ टैक्स हेवंस के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप इस तरीके की न्यूज़ को, इकोनॉमिक सेक्शन को फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, आपको पता होगा कि काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर टैक्स नहीं देते हैं वो अपने पैसे को कहाँ पे पार्क करते हैं, वो अपने पैसे को इसी तरीके की कंट्रीज़ के अंदर जो टैक्स हेवंस है वहाँ पर पार्क करते हैं, ताकि उनको उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे और उनके पैसे के ऊपर उनको टैक्स भी ना देना पड़े। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहाँ पर टैक्स हेवन के बारे में डिस्कशन किया। श्रीलंका की जो न्यूज़ थी चाइना के साथ, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाके इसका जो लेक्चर है वो ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन, जो पूरा किस्सा होता है, जो पूरी स्टोरी है और किस तरीके से क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो हम हिंदू एनालिसिस में करते हैं और वहाँ पे जाके आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे टैक्स हेवन के बारे में हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीएसटी काउंसिल को लेकर पूछा गया, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, देख लेते हैं वन बाय वन। जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। जो जीएसटी काउंसिल है इसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, पॉसिबल है। इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन द ईयर ऑफ 2016। तो 2016 के अंदर जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है वो इसको दे दिया गया था। एंड फॉर एनी डिसीजन, किसी भी तरीके का इसके अंदर डिसीजन लेना है तो 50% मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। सोचिए इसके बारे में, आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको आंसर करना है। सोचिए क्या होगा आंसर, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, जीएसटी काउंसिल जो है कोविड की वजह से काफ़ी टाइम से इसके ऊपर मीटिंग नहीं हो पाई और अभी कहा जा रहा है कि 7.5 महीने के ब्रेक के बाद 28 मई को एक अपकमिंग मीटिंग जो है वो इसके ऊपर होगी, जिसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कोविड से रिलेटेड जो आइटम्स है उसके ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, जो क्रिटिकल आइटम्स है वहां पर कैसा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर सेंटर और स्टेट जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और इसी तरीके की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जीएसटी का रेट कितना होना चाहिए, किसके ऊपर जीएसटी लगाना है, किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है। जीएसटी काउंसिल जो है क्या ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन को दिया है? देखिए ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। सो जीएसटी काउंसिल एक एपेक्स बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो कि जीएसटी को डिसाइड करती है। और अगर आप देखें यहाँ पे आर्टिकल 279(1) जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसके थ्रू, मतलब हमने क्या किया था, 279 सब आर्टिकल 1 का मतलब ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था और जीएसटी काउंसिल को इसके अंदर ऐड किया था। 279(1) है, 279(a) भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो आर्टिकल 279(1) ऑफ द अमेंडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कि जीएसटी काउंसिल को बनाना ही बनाना है प्रेसिडेंट के द्वारा विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल 279(a). तो जैसे ही 279(a) आया था तो इसके 60 डेज के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को कहा गया था कि आपकी मैंडेट है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को बनाना ही बनाना है। ठीक है, जिसको कि कौन हेड करते हैं, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हेड करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है और दूसरी गलत, और जैसे ही दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत होती है तो आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना शुरू करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको इनकरेक्ट बताना है। राइट, तो यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट को ढूंढिए जिसमें 1 ना हो, ठीक है, लेकिन 2 होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करते हुए बी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था तो इनकरेक्ट तो सेकंड है, तो आपके आंसर के अंदर सेकंड तो होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 करेक्ट हो गया था। सो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि 50% मेजोरिटी नहीं, इसमें कितने परसेंट मेजोरिटी चाहिए होती है। देखिए इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में बाइफर्केशन किया होता है कि किसका कितना शेयर रहने वाला है। क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है कि इसके अंदर जो सेंटर है उसकी कितनी शेयरिंग रहती है और इसमें स्ट्रेंथ जो सेंटर की वो कितनी रहती है और स्टेट की कितनी रहती है। देखिए वोटिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम वोटिंग स्ट्रेंथ की बात करें इन द काउंसिल, सेंटर के पास आयरोनिकली 33% पावर रहती है। ठीक है, एंड रिमेनिंग 67% पावर, 66% पावर जो है वो किसके पास रहती है, वो रहती है स्टेट्स के पास। ठीक है, और कोई भी डिसीजन लेना होता है तो यहाँ पर अगर 50% कर देंगे तो सेंटर की तो वैसे ही यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टेट्स एक साथ मिलकर किसी भी डिसीजन को ले पाएंगे। इसी वजह से जो नंबर रखा गया ये 75% रखा गया, ताकि 67% वालों को कम से कम सेंटर की तरफ देखना पड़े अगर वो कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर 33% वोटिंग पावर होती है सेंटर के पास, जो कि
हाफ ऑफ है स्टेट्स के कंपैरिजन में, लेकिन डिसीजन लेना है तो वो यूनानिमस तरीके से लेना पड़ता है, मतलब 75% वहां पर हमें मेजोरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो आंसर क्या होगा, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से बी आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी अभी जो ये मीटिंग होने वाली है उसके बाद 28 मई को काफ़ी सारी चीज़ें हमें 28 मई को भी जानने को मिलेंगी, जब हम करंट अफेयर्स हिंदू एनालिसिस करेंगे और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट जानने को मिली है। यहाँ पर वोटिंग स्ट्रेंथ दे रखी है, सेंटर की 1/3 है, 2/3 स्टेट्स की है, डिसीजन 75% से लिया जाता है, चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अदर मेंबर्स की बात करें तो इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होते हैं, वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स जो है इसमें वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सभी स्टेट्स के इसमें मेंबर्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बात करें द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ कोल कैंथ फिश के बारे में। अभी रिसेंटली ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है न्यूज में थी, आपको बताना है कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्या ये डेटा डेफिशिएंट है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या फिर लीस्ट कंसर्न है। देखिए जो आपकी कोल कैंथ फिश है, ऐसा कहा जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, लेकिन अभी इंडियन ओशन में इसे दोबारा देखा गया, दोबारा पाया गया, ठीक है। स्पीसीज लिव्स इन अंडर सी कैनियंस जो होते हैं नीचे, आपके पानी के नीचे जो कैनियंस होते हैं वहां पर भी 100 से 500 मीटर की गहराई के अंदर ये रहना पसंद करती है। और यहाँ पर जो इसका आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्यों इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि अभी ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है न्यूज में था, ठीक है, स्पीसीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड अभी माना गया है। एक टाइम ऐसा था जब इसको मान लिया गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, जो कि एल्डरलाइन स्कीम के बारे में डिस्कशन कर रहा है। पूछा गया बताइए इस स्कीम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट के बारे में आंसर करिएगा, तो जल्दी से बताएं एल्डरलाइन स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। वैसे नाम ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इज इट द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्या ये इस मंत्रालय का कोई इनिशिएटिव है। इट विल बी इनिशियली स्टार्टेड इन 5 स्टेट्स, शुरुआत में 5 राज्यों के अंदर इसको लेकर आया जाएगा। अंडर द स्टेट वाइज कॉल सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश टू एड्रेस द प्रॉब्लम फेस बाय एल्डरली। एल्डरली जो हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनके लिए एक यहाँ पर जो हेल्पलाइन है उसको शुरू किया जाएगा, कॉल सेंटर जो है वो यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। बताइए इसके बारे में क्या हो सकता है आंसर, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए तो यहाँ पे राज्यों के हिसाब से स्टेट वाइज कॉल सेंटर जो हैं 5 मेजर राज्यों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा बनवाए जा रहे हैं, ताकि जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स, दिक्कतें एल्डरली लोग फेस करते हैं कोविड पेंडेमिक के टाइम पे, खास तौर पे उनका यहाँ पर निदान किया जा सके, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा शुरू किया गया है एल्डरलीज के लिए, ताकि कोविड के टाइम पे जो भी दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं, इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया हर राज्यों के हिसाब से एल्डरली लोगों के लिए, एल्डर लाइन इसको कहा गया। देखिए अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे एल्डर लाइन, तो यहीं से समझ में आता है, एक तो एल्डरली लोगों के लिए, और लाइन फोन लाइन जैसी कोई चीज शुरू करी गई होगी। तभी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, आधी से ज्यादा चीजें तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। तो टोल फ्री नंबर जो है ये अभी मई के महीने में, मतलब इसी महीने से ही ऑपरेशनल हो जाएगा, और यहाँ पे एल्डरली जो है इसको यूज कर पाएंगे। अब आती है बात 5 राज्यों की, कौन कौन से मैं नाम लिख देता हूँ एक बार। तो आपके कर्नाटका के अंदर इसको लेकर आया गया है, आपके मध्य प्रदेश में इसको लेकर आया गया है, यूपी के अंदर भी इसको लेकर आया गया है, तमिलनाडु के अंदर इसको लेकर आया गया है, और राजस्थान के अंदर इसको लेकर आया गया है। तो इन 5 राज्यों के अंदर शुरू करा गया है, और यहाँ पे टोल फ्री नंबर जो है वो जो दिया गया वो है 14567। तो इस नंबर को यहाँ पर एल्डरलीज के लिए दिया गया। तो अगर आप भी ऐसे किसी एल्डरली को जानते हैं तो उनको भी इस चीज़ के बारे में अवेयर कराइएगा और उनकी हेल्प करने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो संवेदना स्कीम के बारे में पूछा गया। संवेदना स्कीम इज सीन इन द न्यूज, ये किस चीज से एसोसिएट करती है, ये स्कीम क्या है, ठीक है। क्या ये टेली काउंसलिंग सर्विसेज है किसी तरीके की, हो सकता है। कोविड रिलीफ मेजर्स हैं फॉर ट्राइबल एरियाज, ये भी पॉसिबल है। फ्री वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन टू रोहिंग्या रेफ्यूजीज पॉसिबल है। रिलीफ फंड फॉर साइक्लोन अफेक्टेड एरिया, और वैसे भी अभी आप जानते हैं टॉटे जो है काफी न्यूज में है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन, क्या हो सकता है संवेदना। चलिए देखिए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, तो यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी को हेल्प करना, इमोशनल सपोर्ट देना होता है, खासतौर पे यहाँ पे बच्चों की बात करें, जो चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक,
एनसीपीसीआर दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने एक टेली काउंसलिंग सर्विसेज जो थी वो शुरू करी गई थी, जिसका नाम रखा गया था संवेदना। तो बच्चों की हेल्प करने के लिए, अभी हमने बूढ़ों की हेल्प करने के लिए क्या देखा था, एल्डर लाइन देखी थी, याद आया आपको? उसी तरीके से संवेदना जो है ये बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए एक सेवा जो है वो शुरू करी गई है। और किसके द्वारा ये शुरू करी गई है? एनसीपीसीआर के द्वारा। देखिए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये ना पूछा जाए कि संवेदना क्या है। टेली काउंसलिंग सर्विस है, कोविड के लिए कुछ मेजर है, कोई रिफ्यूजी को देने के लिए वैक्सीन है, कोई रिलीफ फंड है, नहीं, ये पूछा जा सकता है कि संवेदना एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए एक स्कीम शुरू करी गई है, ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? एनसीपीसीआर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। संवेदना स्टैंड्स फॉर, अब देखिए संवेदना में जो फुल फॉर्म है दैट मीन्स सेंसिटाइजिंग। देखिए संवेदना में अब एक एक यहां पर अल्फाबेट को देखिएगा। सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। तो यहां पे क्या करना है, हमें सेंसिटाइज एक्शन लेना है ताकि मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी जो होती है वहां पर उसका इमोशनल डेवलपमेंट किया जा सके, और जहां पे एक्सेप्टेंस की जरूरत है वो भी यहां पर दी जा सके, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर सबसे जरूरी जो चीज बताई जाती है वो है एक्सेप्टेंस। जो है वो यहां पर जो ऐसे किसी भी तरीके की काउंसलिंग जो है, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं या जिनको जरूरत होती है, तो वहां पे एक्सेप्टेंस देना काफी जरूरी होता है। यहां पर भी एक टोल फ्री हेल्पलाइन जो उसको लॉन्च किया गया है साइको सोशल मेंटल सपोर्ट के लिए, लेकिन यहां पर जो सपोर्ट दिया जाएगा वो बच्चों के लिए दिया जाएगा, और खास तौर पे जैसे कि बूढ़ों को दिया जा रहा था पीछे एल्डर लाइन के अंदर, कोविड-19 की वजह से यहाँ बच्चों को भी काफी सारी परेशानी हो रही है, और कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे बच्चों के लिए भी इस तरीके की सर्विस को लॉन्च किया गया है। टेली काउंसलिंग इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन अंडर 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है क्वारंटाइन आइसोलेशन कोविड केयर सेंटर्स, ऐसे बच्चे जो कि क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में है, कोविड केयर सेंटर्स में है, या फिर चिल्ड्रन हु हैव कोविड पॉजिटिव पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स और नियर डियर वंस, क्योंकि इससे भी काफी ज्यादा वो लोग टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, जो यहाँ पे अनाथ हो गए, ऑर्फन्स हो गए, किसी भी यहाँ पे कोविड की वजह से, कोविड पॉजिटिव कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिए। तो तीनों यहाँ पर जो बच्चे अलग अलग कैटेगरीज में उनको यहाँ पर काउंसलिंग देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, अदरवाइज वो अभी अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में अभी उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो जो मेंटल इश्यूज हैं वो आगे जाके आ सकते हैं। और यहाँ पर जो लैक ऑफ एम्पथी हो गया, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर मे बी इवन डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों में पैदा हो सकती है। तो उसी चीज को रोकने के लिए एनसीपीसीआर ने काफी बेहतरीन स्टेप जो है वो यहाँ पर उठाया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हमारा डिस्कशन हो गया, मैंने आपको इन्फोग्राफिक जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले जो 100 डेज की सीरीज है आप इसको एनरोल करा सकते हैं, और 200 डेज की सीरीज को भी एनरोल करा सकते हैं। डिफरेंसेस की 100 डेज की सीरीज में आपको प्रीलिम्स के मॉड्यूल मिल जाते हैं, जो 200 डेज की सीरीज है इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस की आंसर राइटिंग का मॉड्यूल आपको मिल जाता है। डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स दोनों के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिसमें आप डे वाइज तैयार सकते हैं। अगर आप 2 घंटे इसके अंदर रोज डिवोट करते हैं, ग्रेजुअली आप अपनी गोल की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट भी होगा, डेली बेसिस पे आपको वीडियोस दिए जाएंगे असाइनमेंट के तौर पे, और डेली बेसिस पे ही आपको यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग असाइनमेंट जो है वो भी मिलने वाले हैं। सो यू कैन एनरोल इन द सीरीज। अगर आप मेंस का कंपोनेंट चाहते हैं तो 200 डेज के अंदर, और सिर्फ प्रीलिम्स का कंपोनेंट चाहते हैं तो आप 100 डेज के अंदर जा सकते हैं, और अपने यहाँ पर जो 30 to 35 मार्क्स हैं उसको ज्यादा लेकर आ सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स अ 500 डे सीरीज जो कि आपको 22 एग्जाम के लिए रेडी कर देगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि मैग्नेटोमीटर को लेकर है। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटोमीटर के बारे में पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल एरियाज। तो यहाँ पे मैग्नेटोमीटर की एप्लीकेशन को लेकर पूछा है कि पॉसिबल एरियाज कौन से हैं। पहला है लोकेटिंग सबमर्ज्ड शिप्स एंड सबमरीन्स। तो मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है शिप्स को, सबमरीन्स को लोकेट करने में। वेदर प्रेडिक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कंपासेस के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, अभी रिसेंटली रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, किन के नाम पर इसका नाम रखा गया, किस साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया, ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। साइंटिस्ट जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं उन्होंने एक काफ़ी एफिशिएंट डिवाइस जो है, और कहें कि काफ़ी फास्ट डिवाइस है, लो कॉस्ट डिजिटल रिसीवर सिस्टम जिसको कि मैग्नेटोमीटर कहा गया, इसको डिवाइस किया है, ठीक है, इसको बनाया है। दैट कैन मेक प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड्स की मेजरमेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड को। कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए जो RRI के द्वारा बनाया गया है,
ठीक है। तो यहाँ पे आरआरआई के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये मैग्नेटोमीटर बनाया गया, जिसका इस्तेमाल शिप्स और सबमरीन्स, जो सबमर्ज आपकी सबमरीन्स हैं या फिर शिप्स हैं, उनको लोकेट करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वेदर प्रेडिक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इवन कंपासेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, अगर याद हो आपको, कुछ दिन पहले एक पर्टिकुलर कंट्री, आई थिंक इट वाज इंडोनेशिया, जिनकी सबमरीन्स जो थी वो एक गुम हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने भी एक मिशन जो था वो लॉन्च किया था ताकि उनकी सबमरीन को ढूंढा जा सके। तो उस तरीके की चीज़ों के अंदर भी मैग्नेटोमीटर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है। इट्स यूज्ड इन कंपास वेदर प्रेडिक्शन एंड लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन वाटर बॉडीज। यहाँ पर ये एरियाज है जिसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक रिवर्सल ट्रेंड को डिटेक्ट करने में भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आपको दिए, लोकेशन किसी भी चीज़ की, यहाँ पे सबमरीन्स की निकालना या फिर जो भी चीज़ें पानी के नीचे हैं उनकी लोकेशन निकालना, वेदर प्रेडिक्शन करना और कंपासेस के तौर पे इसका इस्तेमाल, ये तीनों ही इसके अंदर आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर के बाद हमारा डिस्कशन नेक्स्ट होने वाला है आईजीएनसीए के बारे में। रिसेंटली आईजीएनसीए को न्यूज़ में देखा गया था, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। क्या ये एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, संस्कृति या कहीं कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, या फिर किसी और ही मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। आईजीएनसीए की फुल फॉर्म पता होगी तो वैसे भी आंसर करना ईजी हो जाएगा, सोचें। चलिए, देखिए आईजीएनसीए की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा तो आप सीधा ही बता देंगे कि कौन सा मंत्रालय है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इसकी फुल फॉर्म है। और आर्ट्स आके तो डेफिनेटली आप कल्चर मिनिस्ट्री को यहाँ पर सीधा मार्क कर सकते हैं। 76 एक्टिविस्ट हैव रेज देयर कंसर्न ओवर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो आप जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, इसके ऊपर कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा है कि जो हमारा एमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, आईजीएनसीए एंड द नेशनल आर्काइव्स, दे, ये जो एनेक्स है, दे आर सिचुएटेड हियर बाय। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो नई बिल्डिंग बनानी है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसको बनाने के लिए इन सबको डेमोलिश करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स आईजीएनसीए जो है, इसको 1987 में एस्टेब्लिश किया गया था। आईजीएनसीए एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देखिए वैसे भी सेंट्रल विस्टा जो है, इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर देखिएगा, किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट क्यों ना करते हो, जब भी कोई व्यक्ति इसके ऊपर स्टेटमेंट देगा पॉलिटिकल पार्टी का, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसका क्या एजेंडा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू सपोर्ट टू पर्टिकुलर पार्टी, चाहे वो पार्टी एक्स हो या वाई हो, तो बिल्कुल उसमें खो मत जाइएगा कि वो उनका क्या स्टांस है। आप एज ए सिविल सर्वेंट, क्योंकि देखिए आप एज ए सिविल सर्वेंट ना ही पार्टी एक्स के सिविल सर्वेंट है, ना ही पार्टी वाई के सिविल सर्वेंट है, आप अपनी कंट्री के सिविल सर्वेंट है। ठीक है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ना ही एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना ही वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर जब भी किसी भी तरीके की स्टेटमेंट इसके ऊपर दी जाएगी, आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल इन द सेंस आपको दोनों पक्षों को सुनना है और फिर अपना कंक्लूजन खुद बनाना है। और ऐसा सिर्फ इसी केस के अंदर नहीं, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स आपको पूरे साल की तैयारी के अंदर मिलेंगे जहां पे कंट्रोवर्सीज होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर वो आपके एग्जाम के जो सिलेबस होता है उससे एसोसिएट करती है। तो कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं जो कि इररेलेवेंट होती है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो कि पॉलिटिकल नेचर की ना होने के बावजूद भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएट करती है। तो वहां पर आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना पड़ेगा और इस सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा। यहां पर फिलहाल हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर आईजीएनसीए से आगे बढ़ते हुए एक पर्टिकुलर कलर कोडिंग के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आईएमडी की एक कलर कोडिंग जो है वो यहाँ पर दिख गई है, आपको बताना है कौन सी कलर कोडिंग यहाँ पर मैच करती है। आईएमडी की कलर कोडिंग के अंदर ग्रीन का मतलब होता है नो वार्निंग, पॉसिबल है। येलो का मतलब होता है अपडेटेड, बी अपडेटेड। ऑरेंज का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड एंड रेड का मतलब होता है टेक एक्शन। बताइए क्या होगा। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज बीन गिवन ऑरेंज वार्निंग बाय आईएमडी। तो आपका इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ऑरेंज वार्निंग जो है वो दिल्ली को दी है, दिल्ली गवर्नमेंट को दी है इन रिगार्ड्स टू साइक्लोन टॉकेटे विच कैन ब्रिंग रेनफॉल इन दिल्ली एनसीआर रीजन। और वैसे भी हमें ये देखने को मिल भी रहा है कि दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर कल से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और टॉकेटी जो है उसको इसका एक आप कह सकते हैं कॉजल फैक्टर जो है वो बताया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आईएमडी के द्वारा वार्निंग दी गई है, आपको सिर्फ कलर कोडिंग मुझे बतानी है। फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दी कि यस, टॉकेटी की वजह से ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर और काफी सारे देश के दूसरे हिस्सों के अंदर बारिश देखने को मिल रही है। वेस्टर्न रीजन जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, गुजरात के अंदर भी कल बारिश आई और केरला के अंदर भी कल और परसों बारिश आई। इस तरीके से महाराष्ट्र, गोवा, ये रीजन भी जो है वो भी इंपैक्टेड हुए हैं। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। ग्रीन का क्या मतलब है, येलो का क्या मतलब है, ऑरेंज का क्या मतलब है और रेड का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पर कलर कोडिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन का मतलब है नो वार्निंग,
नेक्स्ट आपका बी अपडेटेड है, देन बी प्रिपेयर और रेड में आपका टेक एक्शन आ जाता है। यहाँ पे कलर कोडिंग जो है एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ग्रीन नो वार्निंग बिल्कुल सही मैच हो रहा है, येलो बी अपडेटेड ये भी सही तरीके से मैच हो रहा है, ऑरेंज का मतलब है बी प्रिपेयर्ड ये भी सही तरीके से मैच हो रहा है, और रेड का मतलब है टेक एक्शन ये भी सही तरीके से मैच हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा टॉकिटी को लेकर एनसीआर रीजन के अंदर ये जो वार्निंग है वो दी गई है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंड इनपुट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लाइक एनडीएमए ने भी यहाँ पे जानकारी दी है, आईएमडी ने भी यहाँ पे जानकारी दी है, और कहा है कि ये जो वार्निंग्स है इनको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके लिए रेडी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग देने का मतलब ही यही है कि भाई आप तैयार रहिए, इस तरीके की सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है। ठीक है, however issuing a red alert to a state does not necessarily mean the entire state is under the red alert, it can be for certain areas of that state। तो अगर राज्य के अंदर रेड वार्निंग दी जाती है आईएमडी के द्वारा, मतलब ये नहीं है कि रेड अलर्ट आ गया उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर, कुछ रीजन के अंदर ये कुछ एक्शन लेने की जरूरत होती है जो कि वहां पर राज्य को और एडमिनिस्ट्रेशन को ले लेना चाहिए। यहाँ पर जो सारे कलर्स आपके थे वो करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में पूछा गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वेरियस स्टेटमेंट्स आपको दी और आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे एड द बॉडीज नेचुरल इम्यून सिस्टम, वो हमारी बॉडी के जो नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करते हैं। दे आर द एंटीजन स्पेसिफिक एंड डोंट अटैक अदर माइक्रोब्स, तो ये जो एंटीबॉडीज होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है, इसी वजह से दूसरे माइक्रोब्स को अटैक नहीं करती हैं। इन दिस अ सिंगल व्हाइट ब्लड सेल इज क्लोन्ड मल्टीपल टाइम्स, बताइए। चलिए, तो अभी न्यूज में था कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा शॉर्टेज को फेस कर रहा है 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज को, जिसके नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला है आइटोलिजुमाब, दिस इज द फर्स्ट वन आइटोलिजुमाब। सेकंड आपकी है टोसिलीजुमाब। ठीक है, TOCILIZUMAB, आइटोली ITOLIZUMAB। तो ये जो एंटीबॉडी थेरेपीज हैं इसको इंडिया जो है इसकी शॉर्टेज जो है वो फेस कर रहा है। मोनोक्लोनल, देखिए नाम में ही मोनो है, मोनो का क्या मतलब होता है सिंगल। ठीक है, सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटीबॉडीज, जिसका एम होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको हेल्प करना है। ठीक है, इसी वजह से पहली जो स्टेटमेंट आपकी है वो ठीक हो जाती है। टारगेट जो होता है एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है, अ प्रोटीन फ्रॉम द पैथोजन दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर, क्योंकि मोनो है तो यहाँ पे सिंगल को ही ये टारगेट करेगी, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और क्योंकि मोनो है तो सिंगल व्हाइट सेल जो है इसी को ही क्लोन किया जाता है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहली दूसरी तीनों स्टेटमेंट जो है, तीसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी क्रिएटेड इन द लैब बाय एक्सपोजिंग व्हाइट ब्लड सेल्स टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या किया जा सकता है, लैब के अंदर क्रिएट किया जा सकता है जब भी व्हाइट ब्लड सेल को एक्सपोज किया जाता है एक पर्टिकुलर एंटीजन से, टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अ सिंगल व्हाइट ब्लड सेल, जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट में कहा, उसे क्लोन किया जाता है, विच इन टर्न इज यूज टू क्रिएट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द एंटीबॉडीज। ठीक है, तो सिंगल जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका यहाँ पर एप्लीकेशन जो बार बार किया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट जो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर बताई है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज, जिसका नाम है आइटोलिजुमा एंड टोसिलीजुमा, उसकी शॉर्टेजेस को फेस कर रहा है। राइट, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है हेलोक्लास्टी के बारे में। रिसेंटली इसको न्यूज में दिया था, आपको बताना ये क्या है। बेसिकली ग्रोथ ऑफ सोल्ट क्रिस्टल्स ऑन रॉक ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग वेदर पैटर्न्स। तो जब जो नमक है या कहीं सोल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं रॉक के ऊपर जमना शुरू कर देते हैं अलग अलग वेदर की वजह से, और उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसे हेलोक्लास्टी कहते हैं। या फिर सोलिडिफिकेशन ऑफ हैलोजन गैसेस, ये भी हो सकता है। डेग्रेडेशन ऑफ एक्वाटिक स्पीसीज लिविंग इन आइसोहेलाइन एरियाज पॉसिबल है, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, द प्लेस्टोसिन एरा रॉक पेंटिंग फाउंड इन इंडोनेशिया। आप जानते हैं अभी हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था, इंडोनेशिया के अंदर जो पिग की एक पेंटिंग थी वो यहां पर मिली है लियांग टेंडोंग गैंग केव के अंदर, विच इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट पेंटिंग जो कि अभी तक पाई गई है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी जो पेंटिंग है वो यहां पर पाई गई है। अभी कहा जा रहा है कि इस पेंटिंग को हो गया रिस्क, कुछ टाइम पहले इसे पाया गया था, बेसिकली कुछ महीने पहले न्यूज में थी काफी, हमने तब भी डिस्कस किया था। लेकिन अभी इसका डेके होना जो है, कहा जा रहा है कि इसका डेके होना शुरू हो सकता है बिकॉज ऑफ हेलोक्लास्टिक, क्योंकि यहां पर रॉक के ऊपर हेलोक्लास्टिक को ऑब्जर्व किया गया। और अगर ये
हेलोक्लास्टी इसके पूरा प्रोसेस होता रहता है, तो हो सकता है ये जो पेंटिंग है ये भी अपने आप में नष्ट हो जाए। सो हेलोक्लास्टी होता क्या है? इट्स द ग्रोथ ऑफ सोल्ट क्रिस्टल। जब रॉक के ऊपर सोल्ट क्रिस्टल जमने लगते हैं, उसकी ग्रोथ होने लगती है, दैट इज व्हाट वी कॉल द हेलोक्लास्टी। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ऊपर सोल्ट क्रिस्टल जो है वो फिजिकल वेदरिंग जो है, जो आपकी रॉक है, जो चट्टान होती है, उसको फिजिकली वेदर करना, उसको छोटा छोटा तोड़ना शुरू कर देते हैं। हेलोक्लास्टी प्रोसेस बिगिंस व्हेन सलाइन वाटर सीप्स इनटू क्रैक्स। तो जो क्रैक्स होते हैं आपकी रॉक के अंदर, वहां पे जो नमक वाला पानी होता है वो चला जाता है अंदर, और फिर वहां पर उनको धीरे धीरे क्रैक्स को बड़ा करना शुरू कर देता है, क्रैक्स को फर्दर क्रैक करना शुरू कर देता है, और वहां पे रॉक को वेदर करना शुरू कर देता है, राइट। तो इसी वजह से जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। किस कॉन्टेक्स्ट में है वो भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल याद करिएगा उस चीज को। जो मैंने आपको एक पिक की फोटो दिखाई थी, एक पिक की एक ड्राइंग सी दिखाई थी जो कि रॉक के अंदर ड्रॉ करी गई थी, और इंडोनेशिया में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग थी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पर पिग जो थे उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हेलोक्लास्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। जल्दी से एक बार 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हेलोक्लास्टी का यहाँ पे एक एग्जांपल, किस तरीके से जो रॉक है उसकी वेदरिंग, उसका एक तरीके से सड़ना जो है वो शुरू हो गया है। 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करेंगे, और यहाँ पर कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिकॉल करने की। मैं जैसे ही आपके सामने स्लाइड लाऊंगा आप उसको यहाँ पर बताइएगा, उसको लेकर जितनी भी चीज़ें आप रिकॉल कर पाए करिएगा। सबसे पहले टैक्स हेवन के बारे में बात करी थी। किस कंट्री के बारे में बात करी थी हमने यहाँ पर? चाइना। कहाँ पर? कोलंबो पोर्ट सिटी बना रहा है, तो ऑफकोर्स श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर टैक्स हेवंस ऐसे होते हैं जहां पर या तो टैक्स नहीं देना पड़ता है या फिर काफी कम टैक्स देना पड़ता है, राइट। साथ ही साथ ये भी देखा था कि मॉरिशस है, बहामास है, कीमन आइलैंड्स हैं, इसके बारे में हम वैसे भी टाइम एंड अगेन पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। दीज आर द प्लेसेस जो कि आपके टैक्स हेवन के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट थिंग, जीएसटी काउंसिल। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? बताइए। इसके अंदर 33% और 66% को मत भूलिएगा। 1/3 पावर जो है, वोटिंग पावर, वो सेंटर के पास है, और 2/3 जो है राज्य सरकारों के पास है। लेकिन डिसीजन डिसीजन तो दोनों को मिलकर लेना पड़ेगा। 75% के साथ ही डिसीजन लिया जाता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसमें हेड होते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ध्यान रखिएगा 279A के बारे में। आईयूसीएन स्टेटस पूछा था मैंने आपसे कोलगन फिश का, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और उसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, विच वाज क्वेश्चन नंबर 4, एल्डर लाइन। एल्डर्स के लिए जो लाइन बनाई गई है, बताइए कौन से मंत्रालय के द्वारा बनाई गई है? ये जो लाइन है 5 राज्यों में लेकर आई जाएगी, और यहाँ पर कॉल सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि कोविड के टाइम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम एल्डरलीज फेस कर रहे हैं तो उनको हेल्प करी जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इसको लाया गया है। इसी तरीके की हेल्पलाइन एनसीपीसीआर के द्वारा भी लाई गई है। जल्दी से नाम बताइए मुझे, किसके लिए है वो? यस, संवेदना स्कीम है वो, और वो लाई गई है बच्चों के लिए, ठीक है। टेली काउंसलिंग जो यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करी जाएगी कोविड के टाइम पे। 3 तरीके के बच्चे इसमें लिए जाएंगे। ऐसे बच्चे जो कि कोविड पॉजिटिव हुए हैं और इस वजह से स्ट्रेस में है, ऐसे बच्चे जो कि क्वारंटाइन हुए हैं, आइसोलेशन में हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। फिर हमने 100 डेज 200 डेज की सीरीज के बारे में बताया था। exam.netmog.com पे जाके आप इसको एनरोल करा सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं आपकी प्रिपरेशन को लेकर, आपके सिलेबस को लेकर, वो मिलने वाले हैं, और वीकली बेसिस पे आपका मॉक टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर होने वाला है। बट मेक श्योर दैट यू गिव 2 आवर्स एवरी डे। अगले 3-4 महीनों में आप यहाँ पे 2 घंटे अपने जरूर दें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। देन हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैग्नेटोमीटर को लेकर था। जल्दी से बताएं कौन सा इंस्टीट्यूट था जहाँ के साइंटिस्ट ने इसे बनाया? ये आपकी सबमर्शिप्स को, सबमरीन्स को वेदर प्रेडिक्शन करने में हेल्प करेगा, कंपास को तौर पे भी काम करेगा, और ये साइंटिस्ट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन हमने इसके बाद डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें हमारा डिस्कशन आईजीएनसीए को लेकर हुआ था। ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आईजीएनसीए की फुल फॉर्म पता होती तो वैसे ही आंसर कर सकते थे इसका। देन क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हुए हम चले थे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जहां पर हमने आईएमडी के कुछ गाइडलाइंस के बारे में देखा था, कलर कोडिंग के बारे में देखा था। तो अभी दिल्ली को जो है वो इन्होंने ऑरेंज कलर दिया, मतलब भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि टॉकटी जो है उसकी वजह से जो बारिश है दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर वैसे भी आज भी देखी जा रही है, कल भी देखी जा रही थी, तो इस वजह से प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आ सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर रेडी रहना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग कलर्स का क्या क्या मतलब होता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। देन डिस्कशन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर हुआ था, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नेचुरल इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, सिंगल वाइट ब्लड सेल को रेप्लिकेट करके बनाया जाता है, और यहाँ पे एंटीजन, एक पर्टिकुलर एंटीजन को ये टारगेट करता है, ठीक है। फिर फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था हेलोक्लास्टी के बारे में। ना हेलोक्लास्टी में क्या होता है, जो आपकी रॉक होती है, रॉक के अंदर जो आपका सोल्ट वाटर होता है वो जाना शुरू कर देता है, उसको वेदर करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से जो इंडोनेशिया के अंदर वो पिग की एक पेंटिंग बाई गई थी, जिसको कहा जाता है कि 45,500 साल पुरानी और अब तक की सबसे ओल्डेस्ट है, वो यहाँ पर खराब हो सकती है। और जो चट्टान है वो कुछ इस तरीके से दिखती है जैसे कि उसको खुद को कुछ इलनेस हो गई हो, क्योंकि ये हेलोक्लास्टी के जो नमक की प्रेजेंस होती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। चलिए, तो 10 क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं,
और अभी मैं आपसे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बट ऑफकोर्स जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, और जो लोग क्यूरियस हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जाकर इसका आंसर जरूर ढूंढेंगे। अभी 1-2 दिन पहले हमने SOFR लाइबोर के बारे में डिस्कशन किया था, याद है आपको? लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट। ठीक है, तो लाइबोर के बारे में डिस्कशन किया था हमने, लेकिन लाइबोर जो है कहा जा रहा है 2021 के एंड तक खत्म हो जाएगी, और उसके प्लेस पे लाया जा रहा है SOFR को, सोफर को। तो मुझे बताइएगा ये क्या है। साथ ही साथ जो सेकंड चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज आपके जो हिंदू एनालिसिस होता है आप डेली बेसिस पे यहाँ पर आने लग गए हैं। इसमें इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको भी ऐड किया जाता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। धीरे धीरे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो इंक्रीज किए जाएंगे, सो दैट आपका एक 360 डिग्री कवरेज है वो यहाँ पर हो सके। आप नेटमॉक यूपीएससी चैनल को सर्च कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर भी चैनल अगर नहीं मिले तो आप जो टेलीग्राम है वहां पर, उस ग्रुप के अंदर मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ, वहां से एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल सेंड यू द लिंक। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर लिंक जो है वो डलवा दूं, सो दैट आपके लिए काफी आसानी हो जाए सेकंड चैनल को ज्वाइन करने के लिए। इस तरीके से आपको थंबनेल जो है वो मिला करेंगे, और डेली बेसिस पे कल हमने 19 मई को कवर किया था, और आज 20 मई को जो है वो कवर करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो वीडियोज है अराउंड 5:30 जो है अपलोड किया जाता है, बट यस टाइम कैन बी चेंज्ड एज पर योर कन्वीनियंस, तो वो भी आप मुझे चाहें तो बता सकते हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू इनिशिएटिव। लॉट ऑफ फीडबैक इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, जो कि आप देंगे तो उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट भी किया जाएगा। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बताएं, अभी आपने कितना स्कोर किया है। तो 6 से ज़्यादा किया तो ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 है, इवन देन कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज नाउ आपके पास सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे गलती हुई उसको दूर करें, ताकि प्रीलिम्स के अंदर वो गलती ना हो। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डेली बेसिस पे हिंदू हो, हिंदू एनालिसिस हो, या फिर एमसीक्यूज, या फिर दूसरे जो हमारे वीडियोस बनते हैं उसके अपडेट्स मिलते रहें। अगर वीडियो ने 1% भी कंट्रीब्यूट किया है आपकी एजुकेशन के अंदर, सो प्लीज डू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।